हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर उर्मिला है और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 8वीं कक्षा की पूरक पुस्तक का पाठ 4 युगों का दौर के छोटे प्रश्न उत्तर यानी MCQs। तो इस वीडियो के तहत हम युगों के दौर पाठ के MCQs यानी छोटे प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है, मौर्य वंश के पतन के बाद किस वंश का शासन कायम हुआ? ऑप्शन है कुषाण वंश, शुंग वंश, गुप्त वंश, चौहान वंश। और इसका सही उत्तर है ख, शुंग वंश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, मेनांडर यूनान का राजा भारत में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? ऑप्शन है राजा मिलिंद, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कनिष्क। और इसका सही उत्तर है क, राजा मिलिंद। इसी प्रश्न में एक प्रश्न और बन जाता है कि मेनांडर कौन था? तो मेनांडर यूनान देश का राजा था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, पाटलिपुत्र की पराजय के बाद मेनांडर ने कौन सा धर्म अपनाया? ऑप्शन है हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म या सिख धर्म। और इसका सही उत्तर है ग, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, भारत के मध्य प्रदेश के सांची के निकट बेस नगर में स्थित ग्रेनाइट पत्थर की लाट किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है कुतुब मीनार, हेलिओदो स्तंभ, अशोक स्तंभ या अशोक चक्र। और इसका सही उत्तर है हेलिओदो स्तंभ। इसी प्रश्न में एक दो प्रश्न और बताती हूँ कि जो ये हेलिओदो स्तंभ है ये कहाँ स्थित है? बेस नगर में। और बेस नगर कहाँ है? मध्य प्रदेश के सांची के निकट। और ये बना हुआ किस चीज़ का है? ग्रेनाइट पत्थर का। तो इस प्रकार इस प्रश्न में 2-3 प्रश्न और बने हैं हमारे कि हेलिओदो स्तंभ जो है वो बेस नगर में स्थित है और बेस नगर जो है मध्य प्रदेश के सांची के निकट है। प्रश्न नंबर 5 है, हेलिओदो स्तंभ पर कौन सी भाषा में लेख खुदा हुआ है? यहाँ लेखक नहीं, लेख आएगा, लेख खुदा हुआ है। ऑप्शन है हिंदी में, अंग्रेजी में, संस्कृत में या फारसी में। और इसका सही उत्तर है ग, संस्कृत में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, बेस नगर में स्थित हेलिओदो स्तंभ जो कि ग्रेनाइट पत्थर की लाट का बना हुआ है से किसके भारतीयकरण की झलक मिलती है? ऑप्शन है यूनानियों की, ईरानियों की, सीदियनों की या यहूदियों की। और इसका सही उत्तर है क, यूनानियों की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, प्रसिद्ध शासक कनिष्क किन कथाओं का नायक था? नायक यानी हीरो। तो इसके ऑप्शन है जन कथाओं का, ईरानी कथाओं का, बौद्ध कथाओं का या हिंदी कथाओं का। और इसका सही उत्तर है बौद्ध कथाओं का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, भारतीय सीदियन युइचियों, ईरानियों, बाखवी यूनानियों, तुर्कों, चीनियों आदि संस्कृतियों का परस्पर मेल किस विश्वविद्यालय में हुआ? ऑप्शन है मगध विश्वविद्यालय, कन्नौज विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय या तक्षशिला विश्वविद्यालय। और इसका सही उत्तर है तक्षशिला विश्वविद्यालय घ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9,
कुषाण काल में बौद्ध धर्म कौन से दो संप्रदायों में बटा? तो कौन कौन से दो संप्रदायों में बट गया? ऑप्शन है महायान, हीनयान, महायान और हीनयान दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पहले ही जब बताया जा चुका है कि दो संप्रदायों में बटा, तो उसका सही उत्तर ग है, महायान और हीनयान। प्रश्न 10 है, नागार्जुन कौन था? ऑप्शन है यूनानी राजपूत, बौद्ध शास्त्रों और भारतीय दर्शन के विद्वान, चीनी राजदूत या ईरानी राजदूत। और इसका सही उत्तर है ख, बौद्ध शास्त्रों और भारतीय दर्शन के विद्वान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को किसने विजय दिलाई? ऑप्शन है नागार्जुन ने, महात्मा बुद्ध ने, सम्राट अशोक ने या राजा विक्रमादित्य ने। और इसका सही उत्तर है नागार्जुन ने। प्रश्न 12 है, लंका और ब्रह्मा में बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को मानते थे? यानी यहाँ के जो लोग थे वो बौद्ध धर्म की जो दो संप्रदाय थे उनमें से ये लोग किसको मानते थे? ऑप्शन है महायान को, हीनयान को, या दोनों को, या किसी को भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है ख, यानी हीनयान को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, मध्य एशिया में शक यानी सीदियन, शकों को ही सीदियन भी बोला जाता था, लोग कौन सी नदी की घाटी में बसे? ऑप्शन है गंगा नदी की घाटी में, यमुना नदी की घाटी में, या अक्सस नदी की घाटी में, या फिर सरस्वती नदी की घाटी में। और इसका सही उत्तर है अक्सस यानी अक्षु नदी की घाटी में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, चीनी राजदूत भारत कब आए? 61 ईस्वी में, 62 ईस्वी में, 63 ईस्वी में, या 64 ईस्वी में। और इसका सही उत्तर है ग, 64 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 15 है, चीन से भारत को तोहफे में कौन कौन से पेड़ मिले? ऑप्शन है आड़ू, नाशपाती, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ग, यानी दोनों, आड़ू भी और नाशपाती भी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, गुप्त साम्राज्य का आरंभ कौन सी ईस्वी में हुआ? ऑप्शन है 320 ईस्वी में, 322 ईस्वी में, 324 ईस्वी में, या फिर 325 ईस्वी में। और इसका सही उत्तर है 322 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को, सम्राट अशोक को, या कनिष्क को। और इसका सही उत्तर है ख, समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, मध्य एशिया से भारत पर हमला करने वाले आक्रमणकारी क्या कहलाते थे? ऑप्शन है गोरे हुण, काले हुण, वीर हुण, या शिक्षित हुण। और इसका सही उत्तर है गोरे हुण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, गोरे हुणों के सरदार का क्या नाम था? ऑप्शन है मिहिर भोज, बालादित्य, विक्रमादित्य, या मिहिर गुल। और इसका सही उत्तर है घ, मिहिर गुल। प्रश्न 20 है, हुणों को किस भारतीय राजा ने हराया? ऑप्शन है बालादित्य, मिहिर सिंह, राजा हर्षवर्धन, या राजा मिलिंद। और इसका सही उत्तर है ग, राजा हर्षवर्धन, जो कि कन्नौज के शासक थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा प्रसिद्ध चीनी यात्री भारत आया? ये भारत यहाँ आएगा। तो इसके ऑप्शन है हुआनत्सांग, फाहियान, उपर्युक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं।
और इसका सही उत्तर है हुआन त्सांग, जो कि 629 ईस्वी में आया था। प्रश्न ये भी हो सकता है कि हुआन त्सांग जो एक चीनी यात्री था, भारत कौन से सन में आया? 629 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। राजा हर्षवर्धन कवि और नाटककार की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन है 642 ईस्वी, 646 ईस्वी, 648 ईस्वी या 650 ईस्वी। और इसका सही उत्तर है ग 648 ईस्वी। प्रश्न एक ये भी हो सकता है कि राजा हर्षवर्धन क्या थे? कवि और नाटककार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्राचीन काल में दस्तकारी और समुद्री व्यापार के लिए कौन सा भाग प्रसिद्ध रहा? ऑप्शन है पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत या दक्षिण भारत। और इसका सही उत्तर है दक्षिण भारत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। भारतीय सभ्यता का मूल आधार क्या था? ऑप्शन है लचीलापन, स्थिरता, कठोरता, अस्थिरता। इसका सही उत्तर है स्थिरता, ख। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। भारतीय संस्कृति की विशेषता कौन सी है? स्थिरता, अस्थिरता, समन्वय की भावना या कठोरता। और इसका सही उत्तर है ग समन्वय की भावना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का मूल नाम क्या था? ऑप्शन है सिद्धार्थ, महावीर, नागार्जुन या कालिदास। और इसका सही उत्तर है सिद्धार्थ। इसी प्रश्न में एक प्रश्न और भी है कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? महात्मा बुद्ध। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। हुनों ने भारत पर कितने वर्षों तक शासन किया? ऑप्शन है 30 वर्षों तक, 50 वर्षों तक, 70 वर्षों तक या 80 वर्षों तक। और इसका सही उत्तर है 50 वर्षों तक, यानी ख। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, बेसनगर, कन्नौज या उज्जैन। और इसका सही उत्तर है उज्जैन। प्रश्न नंबर 29 है भारतीय रंगमंच का मूल उद्गम या प्राचीन रूप किस वेद की ऋचाओं में मिलता है? ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद। और इसका सही उत्तर है क ऋग्वेद। प्रश्न 30 है कौन सी शताब्दी के नाटक प्रसिद्ध हुए? पहली, दूसरी, तीसरी या पांचवी। और इसका सही उत्तर है ग तीसरी शताब्दी के नाटक प्रसिद्ध हुए। प्रश्न 31 है सर्वप्रथम कौन सा नाटककार का नाम इतिहास में मिलता है? ऑप्शन है कालिदास का, भवभूति का, अश्वघोष का या भास का। और इसका सही उत्तर है भास का। प्रश्न 32 है अश्वघोष ने किस नाम से बुद्ध की जीवनी लिखी? यानी अपनी जो इन्होंने बुद्ध की जो जीवनी लिखी उस पुस्तक का नाम क्या रखा? ऑप्शन है बुद्ध वचन, बुद्ध चरित, बुद्ध ग्रंथ या बुद्ध कथा। और इसका सही उत्तर है ख बुद्ध चरित। प्रश्न 33 है कालिदास जो कि संस्कृत साहित्य का कवि और नाटककार था। ये पूछा जाए प्रश्न कि कालिदास कौन था, तो ये संस्कृत साहित्य का कवि और नाटककार था। प्रश्न है कालिदास किस राजा के रत्नों में से था? ऑप्शन है अकबर, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य या हर्षवर्धन। और इसका सही उत्तर है विक्रमादित्य। तो कालिदास विक्रमादित्य राजा के रत्नों में से था। नवरत्न तो अकबर के थे, लेकिन ये विक्रमादित्य के रत्नों में से था।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। यूरोप को प्राचीन भारतीय नाटकों के बारे में पहली जानकारी कब प्राप्त हुई? ऑप्शन है 1789 में, 1788 में, 1787 में या 1786 में। और इसका सही उत्तर है 1789 ईस्वी में। ये यहाँ भी ईस्वी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35 कि निम्नलिखित लेखक व्यंग्य की रचनाओं का सही मिलान करें। तो एक तरफ ये रचनाएं लिखी हुई हैं और एक तरफ इनके लेखक लिखे हुए हैं। तो देखते हैं इनको। लेखकों के क्या क्या नाम हैं? अश्वघोष, शूद्रक, कालिदास और विशाखदत्त। और जो पुस्तक हैं उनका क्या नाम है? मृच्छकटिकम, शकुंतला, मेघदूत, मुद्रा राक्षस या बुद्धचरित। तो इसमें मृच्छकटिकम जो है वो शूद्रक ने लिखी है, शकुंतला और मेघदूत कालिदास ने लिखे हैं, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त ने लिखा है, और जो बुद्धचरित है वो अभी हमने पीछे प्रश्न में पढ़ा था, अश्वघोष ने लिखा है। तो इसके अनुसार हमारा जो उत्तर है वो कौन सा हुआ कि कह देखते हम ए का एक, जबकि ए का हमारा तो 2 आया हुआ है, तो ये हमारा गलत हो गया। ख देखते हैं ए का 2, ठीक है। बी का 3 ठीक है। सी का 4 ठीक है। और डी का 1 बिल्कुल सही है। तो हमारा ख जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, इसलिए हमें आगे के ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगला प्रश्न करते हैं हम। प्रश्न नंबर 35। आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी किस भाषा को कहा गया है? यानी बाकी की जो भाषाएं हैं वो कौन सी भाषा से निकली हैं? ऑप्शन है प्राकृत, पाली, हिंदी या संस्कृत। और इसका सही उत्तर है संस्कृत भाषा। यानी ये बाकी की जो जितनी भी भाषाएं हैं वो संस्कृत भाषा में से निकली हैं। तो संस्कृत जो भाषा है वो इनकी जननी है, यानी इनकी माँ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। मेरे देश को जानने के लिए उस युग की यात्रा करनी होगी जब भारत ने अपनी आत्मा को पहचानकर अपनी भौतिक सीमाओं का अतिक्रमण किया। यह कथन किसने कहा? ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, रविंद्रनाथ ठाकुर ने या चंद्रशेखर आजाद ने। और इसका सही उत्तर है रविंद्रनाथ ठाकुर ने। तो ये जो कथन है ये रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। विदेशों में उपनिवेश स्थापित करने के कारण भारत को क्या नाम दिया गया? ऑप्शन है वृहत्तर भारत, महान भारत, विशाल भारत या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है वृहत्तर भारत, क्योंकि इसने भारत जो है इसमें बहुत ज़्यादा और देशों में फैल गया था, क्योंकि उसने विदेशों में उपनिवेश बना लिए थे। इसलिए इसका नाम क्या रखा? वृहत्तर भारत, यानी बड़ा भारत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। प्राचीन भारत में कौन सा उद्योग विकसित और उन्नति पर था? ऑप्शन है बर्तन बनाने का, खिलौने बनाने का, जहाज बनाने का या चित्र बनाने का। और इसका सही उत्तर है गय, यानी जहाज बनाने का उद्योग प्राचीन समय में विकसित और उन्नति पर था। प्रश्न 40 है भारतीय उपनिवेशों का समय कब तक रहा? ऑप्शन है 1300 वर्षों तक, 1500 वर्षों तक, 1200 वर्षों तक या 1700 वर्षों तक। और इसका सही उत्तर है 1300 वर्षों तक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। उपनिवेशों का नामकरण किस आधार पर होता था? ऑप्शन है खनिजों के आधार पर, धातुओं के आधार पर,
उद्योग या खेती के आधार पर, खेती की पैदावार के आधार पर, या उपर्युक्त सभी पर। और इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी पर। यानी खनिजों के आधार पर भी नामकरण करते थे उपनिवेशों का, धातुओं के आधार पर भी करते थे, उद्योग और खेती की पैदावार के आधार पर भी करते थे, तो इसलिए सभी के आधार पर करते थे। और उत्तर इसका हुआ उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। जावा और बाली ने भारत की कौन सी कला को अपनाया? संगीत कला को, नृत्य कला को, लेखन कला को, या किसी को भी नहीं? इसका सही उत्तर है ख, नृत्य कला को। तो जावा और बाली ने भारत की नृत्य कला को अपनाया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। जिस तरह चीन और भारत की विशेषता उनकी चित्रकला में है, उसी तरह भारत की विशेषता किस कला में है? ऑप्शन है मूर्तिकला, स्थापत्य कला, मूर्ति और स्थापत्य कला में, या किसी में भी नहीं। और इसका सही उत्तर है मूर्तिकला और स्थापत्य कला में। तो जिस प्रकार से चीन और भारत की विशेषता चित्रकला में है, उसी तरह अकेले अगर भारत की विशेषता पूछी जाए तो वो मूर्तिकला और स्थापत्य कला में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। चौथी से छठी शताब्दी में गुप्त काल में कौन सी गुफाएं खोदी गई? ऑप्शन है अजंता की गुफाएं, बाघ और बादामी की गुफाएं, उपर्युक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। ये वाला, ये नहीं है, गै उत्तर है इसका, कि उपर्युक्त दोनों, यानी अजंता की गुफाएं भी और बाघ और बादामी की गुफाएं भी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। अजंता की गुफाओं में भित्ति चित्र किसने बनाए? भित्ति चित्र भित्ति यानी दीवार, तो दीवार पर जो चित्र बनाए थे अजंता की गुफाओं में, वो किसने बनाए थे? ऑप्शन है चित्रकारों ने, कारीगरों ने, बौद्ध भिक्षुओं ने, या महात्मा बुद्ध ने। और इसका सही उत्तर है गै, बौद्ध भिक्षुओं ने। यानी अजंता की गुफाओं में जो अंदर दीवारों पर चित्र बने थे, अंदर और बाहर दीवारों पर जो चित्र बने थे, वो बौद्ध भिक्षुओं ने बनाए थे। प्रश्न नंबर 46 है। ठोस चट्टान को काटकर एलोरा की विभिन्न गुफाएं कौन सी शताब्दी में बनाई? तो ये बनाई गई हैं, ऑप्शन है इनके 7वीं 8वीं शताब्दी में, 3री 4थी शताब्दी में, पहली और दूसरी शताब्दी में, या 5वीं और 6ठी शताब्दी में। और इसका सही उत्तर है 7वीं 8वीं शताब्दी में। तो जो एलोरा की गुफाएं हैं वो कब बनाई गई? 7वीं और 8वीं शताब्दी में। और इनकी विशेषता क्या थी? ये ठोस चट्टान को काटकर बनाई गई थी। इसी में एक प्रश्न और रहता है, वो क्या है? वो ये था कि गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। जो गुप्त काल था ना, उस काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, या स्वर्ण काल कहा जाता है। तो प्रश्न अगर ये आए कि भारत का स्वर्ण युग कौन सा था, तो ये गुप्त काल था। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 46 है। एलिफेंटा की गुफाओं में किसकी मूर्ति है? ऑप्शन है ब्रह्मा जी की, नटराज शिव की, हनुमान जी की, या श्री राम की। और इसका सही उत्तर है नटराज शिव की, यानी शिव को नाचते हुए दिखाया गया है एलिफेंटा की गुफाओं में। अगला प्रश्न है बेटा प्रश्न नंबर 48। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार, अब एक प्रश्न तो यही होगा कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। आगे है परिसर में खड़े लौह स्तंभ का निर्माण कब हुआ? यानी दिल्ली के जो कुतुब मीनार के परिसर में लौह स्तंभ खड़ा है उसका निर्माण कब हुआ? ऑप्शन है
800 साल पहले, 1000 साल पहले, 1200 साल पहले या 1500 साल पहले? और इसका सही उत्तर है 1500 साल पहले घ। प्रश्न नंबर 49, खगोल शास्त्र का ज्ञान किन के लिए लाभदायक था? राजाओं के लिए, मंत्रियों के लिए, समुद्री यात्रियों के लिए या आम लोगों के लिए? और इसका सही उत्तर है समुद्री यात्रियों के लिए। किसका ज्ञान? खगोल शास्त्र का ज्ञान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, गणित के क्षेत्र में भारत की क्या देन है? दशमलव, शून्यकांक, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? और इसका सही उत्तर है उपर्युक्त दोनों, यानी दशमलव भी हमने दिया और शून्य भी हमने दी। ये दोनों जो है भारत की देन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51, भारत का सबसे पहला गणितज्ञ किसको माना है? आर्यभट्ट को, भास्कर को, ब्रह्मपुत्र को, भास्कर द्वितीय को? और इसका सही उत्तर ये है क, आर्यभट्ट। अगर हम सन से भी देखें कि ये कौन से सन में था, ये कौन से सन में था, ये कौन से में था, ये कौन से में था, तो भी हमें पता चलता है कि आर्यभट्ट जो है 427 ईस्वी में था। बाकी जो है इनके बाद के हैं। तो सबसे पहला जो गणितज्ञ था वो कौन था? आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52, अंक गणित के लिए प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती, ये पुस्तक का नाम है लीलावती, किसने लिखी? ऑप्शन है भास्कर ने, भास्कर द्वितीय ने, आर्यभट्ट ने या ब्रह्मपुत्र ने? और इसका सही उत्तर है भास्कर द्वितीय ने, यानी ख। तो अंक गणित की जो प्रसिद्ध पुस्तक थी जिसका नाम था लीलावती, वो भास्कर द्वितीय ने लिखी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53, भारत के पतन का प्रमुख कारण क्या है? गरीबी, प्राकृतिक आपदा, बीमारी या विदेशी आक्रमण? तो इसका सही उत्तर है घ, विदेशी आक्रमण। प्रश्न 54 है, बीज गणित पर सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ ज्योतिर्विद किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन है आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मपुत्र या भास्कर द्वितीय? और इसका सही उत्तर है आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55, 8वीं शताब्दी में खलीफा अल मंसूर के राज्यकाल में 753 ईस्वी से 774 ईस्वी तक इसका राज्य रहा। तो इसके राज्य में बगदाद जाने वाले भारतीय विद्वान, यानी जो भारतीय विद्वान बगदाद में जाते थे, वो अपने साथ कौन सी पुस्तक लेकर गए? ऑप्शन है खगोल शास्त्र की, गणित की, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? और इसका सही उत्तर है उपर्युक्त दोनों, यानी खगोल शास्त्र की भी और गणित की भी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56, कालिदास के किस उपन्यास का सर विलियम जोन्स ने अनुवाद किया? ऑप्शन है मेघदूत, शकुंतला, उपर्युक्त दोनों या किसी का नहीं? इसका सही उत्तर है ख, शकुंतला। तो जो सर विलियम जोन्स थे उन्होंने शकुंतला नामक उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद किया, और इनके अनुवाद करने के बाद अन्य भाषाओं जैसे जर्मनी, फ्रेंच, डेनिश और इटालियन में भी शकुंतला नामक नाटक का अनुवाद किया गया। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त हुई। फिर किसी दिन मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।